बैक टू माय चैनल। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ वैसे कर दीजिए। सबसे पहले आपको रेड बटन दबा देना है, उसके बाद उसके साइड में जो एक बेल है उसको क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है, और जो मेरी वीडियोस हैं सबको लाइक कर देना है जैसे जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ। और तो और मेरी वीडियो ज़्यादा उसमें नहीं आ रही तो आपको क्या करना है, ये आपको ज़्यादातर इसको शेयर करना है ये करके, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको भेज देना है किसी भी प्लेटफॉर्म से। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अब आपने सब्सक्राइब वाला टैब देख लिया होगा, अब चलते हैं अपनी वीडियो पे। हम करेंगे आज सेल चैप्टर, और सबसे पहले सेल चैप्टर का ये नाम लिया है, जो हमारा टॉपिक है, पूरा चैप्टर का नाम है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब इसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारा सबसे पहले हम अपने चैप्टर का नाम स्पेसिफाई करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटी यूनिट ऑफ लाइफ होती है। सारे ऑर्गेनिजम्स यूनिवर्स में सेल से बने होते हैं। अब आपका ये डाउट होगा भाई ये सबसे छोटा क्यों कहते हैं हम इसको, तो अब कुछ बोलेंगे कि यार सबसे छोटे होते हैं इसलिए। नहीं, इसका अगर आपका एग्जाम में आ जाए तो आपको ऐसे नहीं कहना है कि सबसे छोटे होते हैं साइज में इसलिए, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल नहीं, मैं आपको उसका आंसर ही बता देता हूँ सीधा। तो मैंने वाइट बोर्ड खोल लिया है, तो ये आपके होते हैं सेल जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। ठीक है, ये सेल होते हैं। मैंने अभी जूम करके बनाया है तो ये मत सोचना कि भाई इतना क्यों है, तो लो मैं आपके लिए छोटा सा बना देता हूँ। अब इनको कंबाइन करके, मतलब इनको घेरे में डाल के इतने सारे जब हो जाते हैं, इतने सारे ये बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू हम पढ़ेंगे अगले में। तो अभी बात है सिर्फ कि हम इसको छोटा क्यों कहते हैं, सबसे छोटी यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ टिश्यू की शॉर्ट फॉर्म लिख दो, TSS पूरा ही लिख दो टिश्यू। अब टिश्यूज को पूरा जोड़ के उनका ग्रुप बना के, ये टिश्यू का ग्रुप है पूरा। ठीक है, ये बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा। ठीक है, इतना भी नहीं, मैं जूम करके बता रहा हूँ, इतने बड़े भी नहीं होते। तो इसको बना के बनता है आपका एक ऑर्गन। ठीक है, उन्हीं ऑर्गन्स को जोड़ के आपका बनता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, OS लिख देता हूँ, और ऑर्गन सिस्टम से बनती है आपकी बॉडी। तो यहाँ देख सकते हो मैं B लिख देता हूँ सिर्फ। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग में आप देख सकते हो हमने एक सेल से शुरू किया था, एक गलती हो गई, हाँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सिर्फ एक सेल से शुरू किया। ये देखो एक छोटा सा हमने सेल लिया था, और मैं गलती कर रहा हूँ, ये हमारा छोटा सेल यहाँ है, हमने ये लिया था, और इसको देख के हमने बॉडी बना दी इसको जोड़ जोड़ के। अब आपको समझ आ होगा कि हम इसको छोटा यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये डिस्कवरीज भी बहुत लोगों ने की थी। सबसे पहले रॉबर्ट हुकी ने, अब मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले रॉबर्ट हुकी ने कैसे की थी, फिर हम उस पर आगे चलेंगे। ठीक है, तो रॉबर्ट हुकी क्या कर रहे थे, रॉबर्ट हुकी अपने लैब में बैठे थे। लैब में बैठ के वो एग्जामिन कर रहे थे थिन स्लाइस ऑफ कॉक को। अब कॉक होती है एक छोटी सी ट्री की एक छोटी सी ब्रांच होती है। ठीक है, और रॉबर्ट हुकी ने देखा वहाँ पे कि जो कॉक है वो रिसेंबल करती है स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम। एक हनीकॉम का स्ट्रक्चर, मतलब कि मैं आपको दिखाता हूँ, सारा हटा देता हूँ मैं। मतलब कि एक थिन कॉक को देख रहे थे वो अपने माइक्रोस्कोप पे। ठीक है, तो उन्होंने देखा ये बहुत सारे ना गुच्छों में बनी हुई है, हनीकॉम के गुच्छों की तरह छोटे छोटे। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना सर्कल की हेल्प ले लेता हूँ। ये देखो इतने इतने गुच्छों की बनी हुई है, छोटे छोटे, ऐसे हनीकॉम का नहीं होता। तो मैं गुच्छे बना के वापस आपसे मिलता हूँ। आई होप आपको समझ आ गया हनीकॉम का ऐसे नहीं होता, बट मेरी हैंड राइटिंग पे और ड्राइंग पे बिल्कुल मत जाना। तो आइए, ये आप यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो ये हनीकॉम का इन्हें स्ट्रक्चर दिखा है ऐसे, और जिसके अंदर लिटिल अपार्टमेंट्स हैं, एक तरह से कंपार्टमेंट, सॉरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे। तो इन कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुकी ने 1665 में एक रूम नाम दिया, रूम्स की तरह ही लिटिल रूम बोला, जो बाद में सेल जो जिसको कहलाया जाता है। अब आप बोलोगे भाई कि
मेरी बुक में तो गिवन है एनसीईआरटीज में कि रॉबर्ट हुकी ने इसको सेल बोला था। सेल या लिटिल रूम एक ही बात है, क्योंकि सेल को लैटिन वर्ड में एक लिटिल रूम कहा जाता है। सो आइए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको भी हटा देता हूँ और अब इसकी डिस्कवरीज जितने की है उनको देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रॉबर्ट हुकी ने 1665 में ये नोटिस किया द प्रेजेंस ऑफ सेल्स इन अ कॉक स्लाइस। फिर लियोन विन हॉक ने किया 1674 में। इसने क्या देखा, द प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया 1831 में। और पुरकिंजी ने इन्वेंटेड किया टर्म प्रोटोप्लाज्म, जो एक लिक्विड होता है सेल में। और क्लेडन और स्क्वान ने सेल थ्योरी बताई पूरी। और विर्क्यो ने सजेस्ट किया कि ऑल सेल्स पिछले सेल से बनते हैं। ठीक है, मतलब कि एक सेल अपने पिछले सेल से बनते हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया, ओके। अब आते हैं थोड़ी सेल थ्योरी पे। तो a cell is the structure and functional unit of all living organisms. All living organisms are made up of cells. Cells are formed from pre-existing cells. तो अब सेल के भी दो टाइप्स आते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो होते हैं सिर्फ एक सेल से कंसिस्ट होते हैं ऑर्गेनिजम्स, जैसे ये अमीबा सॉरी। और मल्टी सेलुलर वो होते हैं जो बहुत सारे सेल से बनते हैं, जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बनते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, जो भी बोलते हो यार। ठीक है, अब बात आती है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सेल कैसे होता है, मतलब कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो जो बहुत सारे सेल कंसिस्ट करता है वो एक सेल से कैसे बनता है। तो उसका आंसर है कि यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ एक बारी। अ सेल हैज द कैपेबिलिटी टू डिवाइड इटसेल्फ इनटू सेल्स ऑफ इट्स ओन टाइप, देयरफॉर मोर सेल्स कैन जनरेट फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल। तो अब आपको समझ आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं इन सेल की शेप्स पे। तो शेप ऑफ द सेल डिपेंड करता है कि वो कैसा फंक्शन देता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर वो स्टोरेज देता है, जैसे वैक्यूल्स, तो बहुत बड़े होते हैं। अगर वो स्टोरेज फैक्ट्री है तो मीडियम साइज। तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अब सेल कैपेबल होते हैं अपनी शेप चेंज करने के लिए, जैसे वाइट ब्लड सेल्स एंड अमीबा। वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। अमीबा अपने जब वो उससे पीडिया निकालता है तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, और वाइट ब्लड सेल्स भी कर देते हैं। इतना डीप ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके अमीबा नहीं गिवन, ये नर्व सेल गिवन है। इसका साइज देख सकते हो कितना बड़ा है नर्व सेल का। और बर्ड्स में सबसे बड़ा होता है आपका सेल की शेप, सॉरी साइज होती है ऑस्ट्रिच एग की। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना बड़ा होता है वो। एक सेकंड रुक जाइए। तो मैं सर्च कर लेता हूँ साइज ऑफ ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, तो ये होता है 1.4 kg का। ठीक है, और इसका साइज, ये तो वेट था, हम साइज देखते हैं। 5.9 इंच होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका रैम पढ़ सकते हो। मैं इतना नहीं करूँगा बिकॉज अब मैं आगे भी हमें कवर करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सेल्स अपने फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब सेल केपेबल होते हैं मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और एक सेल कंटेन करता है बहुत सारे कंपोनेंट्स। एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। और हर एक ऑर्गेनेली एक सेल में हर एक ऑर्गेनेली का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, जैसे कि वेस्ट क्लियर करना और न्यू सेल बनाना। तो न्यूक्लियस का काम होता है उसके अंदर, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम हमें यहाँ पे एक पते की बात पता चली कि ये ऑर्गेनेलीज हेल्प करते हैं हमारे सेल को
सेवरल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। अब चलते हैं इन सेल की ऑर्गेनाइजेशन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका एक है एनिमल सेल और एक है प्लांट सेल। तो यहाँ पे एनिमल सेल में आप देख सकते हो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, और वैसे मैं आपको हर एक के साथ जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको यहाँ पे दिखाता रहूँगा। तो जो सेल के 3 मेन फीचर्स होते हैं वो आते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि ये रही, उसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। और आता है आपका न्यूक्लियस, जो कि हेड होता है, दिमाग होता है एक सेल का। फिर आता है साइटोप्लाज्म, वो एक तरह से एक थिक फ्लूइड होती है आपकी न्यूक्लियस, आई एम सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये एक जस्ट लाइक एन एनवेलप होता है जो पूरे सेल को कवर करता है, और सेल इससे सेपरेट हो जाता है एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच। इसलिए हमारे पास सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिससे वो क्या करता है, कमेंट में एक बार लिखो, आई एम गिविंग 5 सेकेंड्स। हाँ, तो अब मेरी बारी, आपने लिख दिया होगा। सो ये आपका सेपरेट करता है एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को सेल से। सो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैपेबिलिटी होती है डिसाइड करने की कि कौन से मटेरियल अंदर आने चाहिए और क्या नहीं आने चाहिए। इसलिए इसको सिलेक्टिवली प्रेमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये आपका एग्जाम में पक्का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें आपको ये दोनों पॉइंट स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। तो अब आते हैं एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन करता है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्राइज करता है 3 कंपोनेंट्स: लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कंपोनेंट्स फ्लो कर सकते हैं फ्रीली अपने और फ्लूइडिटी के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच। अब लिपिड्स की बात करें, वो होते हैं 2 टाइप्स के, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। अब फॉस्फोलिपिड क्या होता है, वो ग्लिसरॉल से बना होता है, 2 फैटी एसिड्स और फॉस्फेट से। और वो क्या करता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना देता है जो अलाउ करता है फ्लो ऑफ ओनली पर्टिकुलर मटेरियल्स अंदर और बाहर सेल के। अब कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये एक लिपिड है जो प्रोवाइड करता है फ्लूइडिटी टू द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमें पता चल गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, मेरे को इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो। तो मैं वैसे रिपीट करने वाला था कि आपको समझ आया नहीं आया, तो आई होप आपको समझ आ गया, मेरे को इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई नो यू आर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। अब आते हैं प्रोटीन्स, जो हमने यहाँ पढ़ा था कि 3 कंपोनेंट से बना होता है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्रोटीन्स एक्ट करते हैं एज अ रिसेप्टर्स ऑफ द सेल, जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, वो अटैच करते हैं अपने आप को लिपिड से और प्रोटीन से, और वो एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में फाउंड होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली अपने आप को अटैच लिपिड्स और प्रोटीन से कर लेते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। अब बात आती है कि ये सब्सटेंसेस जो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं प्रोटीन्स, तो अब ये होता कैसे है, ये सब्सटेंसेस अंदर और बाहर कैसे जाते हैं, और गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है सेल में और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो आइए इसको शुरू करते हैं। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड to to and from the cell is carried out by means of diffusion. I मेरे को लग रहा है मेरी मेरी वॉइस थोड़ी क्रैक हुई थी, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अब मूवमेंट जो होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अंदर और बाहर सेल के, वो डिफ्यूजन से होती है। अब कैसे होती है, अब ये गैसेस सब्सटेंसेस की ना टेंडेंसी होती है कि वो वहाँ चले जाएं जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस लो है, ठीक है। लो से कहाँ जाएगी, हाई, है ना। थप्पड़ मार लो अपने मुंह पे। लो, हाई से लो जाएगी। आपने पढ़ा होगा कि यार हम जाते हैं ऊपर नीचे से ऊपर, ये जाते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है। ये उल्टा ही फंडा है, क्या करें, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब ये मूवमेंट को डिफ्यूजन कहा जाता है। अब डिफ्यूजन कहीं पे भी टेक प्लेस कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था। अगर नहीं जानते तो नोट्स डिस्क्रिप्शन में नहीं होंगे, आप मेरे को कमेंट करोगे फिर डालूंगा, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे होती है भाई, हमने ये तो पढ़ लिया कि गैसेस सॉलिड्स तो हो नहीं सकते सेल्स के बीच में, लिक्विड और गैस हो सकते हैं। लिक्विड अब कैसे करेंगे हम, इट इज लिक्विड होता है ऑस्मोसिस से, ये वो होता है डिफ्यूजन, लिक्विड, ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर फ्लो करता है हाई कंसंट्रेशन रीजन से टू लो कंसंट्रेशन रीजन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सो हम कह सकते हैं ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन के लिए। अगर आपके पास आ गया कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में हमें एक डिफरेंस दो, तो वहाँ लिख देना ऑस्मोसिस होती है वाटर में, डिफ्यूजन होती है गैसेस में। 1 मार्कर ही आएगा, अगर 2 मार्कर आएगा, 2 मार्कर आएगा तो पता क्या करना आप लोग, अगर कुछ नहीं करना, दोनों की पूरी पूरी डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल डाल देना, ठीक है, खत्म कहानी। अब इसके अंदर भी आपके आते हैं 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो यहीं पे इसको करा के हमारा खत्म हो जाएगा पार्ट 1। न्यूक्लियस करेंगे हम पार्ट 2 से, तो अभी हम पार्ट 1 फटाफट से खत्म करते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर सेल के बाहर अगर ज़्यादा है, डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, मतलब कि अगर बाहर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और अंदर बहुत कम है, तो क्या होता है, सेल क्या करता है, तो क्या होता है, क्योंकि हमारा सेल के अंदर बहुत कम कंसंट्रेशन है, तो हमने क्या पढ़ा था, हाई टू लेस चला जाता है। तो अब हमारा सेल इसमें गेन करेगा वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है मैंने कि water can move into the cell from the cell membrane. In the case of hypotonic solutions, more amount of water enters the cell, which in results in swelling of the cell. अब यार सेल इतना भर जाएगा, हाई टू लो चला जाएगा, तो ऑब्वियसली स्वेल तो जरूर होगा यार, ठीक है। अब आता है, और हम इसको ना एक प्रोसेस भी कहते हैं जो होता है, इसको कहा जाता है इंडोसाइटोसिस, बिकॉज अभी मैं इसकी आपको पूरी डेफिनेशन बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनगल्फ कर रही है फूड इनसाइड द सेल या अदर मटेरियल्स को। ये ओलंपियाड में जरूर आएगा, तो इसको याद कर लेना। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन शायद से मैंने दी हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये रही, व्हाट इज इंडोसाइटोसिस, तो ये रहा, ठीक है। ओलंपियाड मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक में क्या होता है, इज इक्वल टू रहता है, मतलब कि जितना कंसंट्रेशन बाहर है उतना ही सेल में है, तो साइज ऑफ सेल कुछ नहीं होता, बिकॉज कहीं लो है ही नहीं, तो कहीं जाएगा ही नहीं, तो कोई होएगा ही नहीं साइज का, बिकॉज देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। तो अब आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक के आपने देख लिया होगा डायग्राम, मैंने आपको डायग्राम नहीं दिखाया फर्स्ट वाले का, है ना, ये देखो, बाहर ज्यादा है, अंदर आया वो हो गया स्वेल। अब आता है हाइपोटोनिक, यहाँ पे इसकी देख लो। इसमें क्या होता है, आपका जो अंदर है, जो आपका सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द सॉल्यूशन, मतलब वो बाहर की आउटसाइड एक्सटर्नल का। तो क्या होता है, अब सेल से सारा पानी हमने जाना है कि हाई से लो चला जाता है, तो यहीं पे वही होता है कि सेल से बाहर चला जाता है सॉल्यूशन में। तो क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ से सेल श्रिंक हो जाता है, ठीक है। अब आता है हमारे पास एक एक और होता है जिसमें प्लाज्मोलाइसिस जिसको कहते हैं, वो ये रहा, प्लाज्मोलाइसिस भी होता है। इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें सारे कंटेंट्स ऑफ द सेल वो अवे हो जाते हैं फ्रॉम द सेल वॉल से। मैं चुप इसलिए हो गया क्योंकि मैंने गलत बोल दिया, बीच में हो जाता है गलत, क्या फर्क पड़ता है। तो प्लाज्मोलाइसिस एक प्रोसेस होता है, मैंने एक्चुअली उल्टा बोल दिया। तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, वो एक प्रोसेस होता है जिसमें कंटेंट्स ऑफ द सेल जो दूर होते हैं सेल से, वो सेल वॉल से जो दूर होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं जब सेल लूज करता है वाटर ऑस्मोसिस की वजह से। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पढ़ा है ना, जब वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाँ ये देखो, ठीक है। मैं ना कभी कभी ना बीच में उल्टा हो जाता हूँ तो करेक्ट कर देता हूँ, बट प्लीज़ गुस्सा मत करना, नीचे कमेंट को क्लियर रखना। अब आता है हमारा सेल वॉल। हमने सेल वॉल तो पढ़ी नहीं, और मैंने यहाँ पे सेल वॉल शब्द यूज़ कर दिया, वो मैंने गलत किया। अब हम करते हैं सेल वॉल।
अब सेल वॉल एक आउटर हार्ड कवरिंग होती है सेल में, जो सेल की शेप मेंटेन करती है। और सेल वॉल, अब आप बोलोगे भाई एनिमल सेल या प्लांट सेल किस में होती है? ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है, याद रखना। अब सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। सेल्यूलोज एक थिक मटेरियल होता है, ठीक है। इतना डिटेल में जाओ, सिर्फ एक थिक मटेरियल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे यार इसका मेरे को बताओ यार कैसे ये हेल्प करता है। तो एक क्वेश्चन आएगा आपके पास कि हाउ प्लांट्स एनिमल्स फंजाई बैक्टीरिया कैन एग्जिस्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या मीडियम। हाइपरटोनिक पढ़ा था ना यहाँ पे, ठीक है। ये रहा ये फिगर, ठीक है। तो अब ये कैसे करते हैं, क्योंकि इनका सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल क्या करती है, ये इस सिचुएशन में आपकी स्वेल होने से बचाती है सेल को। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इनका जो रिजिड सेल मेम्ब्रेन होता है प्लांट्स का, इसमें सेल्यूलोज होती है, अगर वो उसको बचाती है। अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे सेल का जो वो होता है कि यहाँ पे अब आपका स्वेल हो जाता है यहाँ पे, तो बट वहाँ पे वो उसको प्रिवेंट करता है बस्ट होने से, ठीक है। सो अब आपको समझ आ गया होगा। अगले पार्ट में हम करने वाले न्यूक्लियस। तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं बाद में।